बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, और इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा था कि कैसे वो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर को अफेक्ट करते हैं। तो इस क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद के आगे जो टॉपिक है वो इवापोरेशन से रिलेटेड है, बॉइलिंग इवापोरेशन में जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड है, तो उन टॉपिक्स को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसके टॉपिक में हमें केल्विन स्केल में कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में, और उन्हें हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। सेल्सियस में जब 273 को प्लस किया जाता है 273, तो हमें केल्विन स्केल मिल जाता है। यानी कि जब हमें केल्विन से अगेन सेल्सियस में रिवर्ट बैक आना होगा तो 273 माइनस करना होगा। हमारे पास दिए हुए हैं 300 केल्विन और इसे हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो सिंपली इस 300 में 273 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। इसी तरह से 573 केल्विन दिया हुआ है। 573 में 273 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। हम देख सकते हैं कि ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट, यहाँ दो टेम्परेचर दिए हुए हैं ए और बी में, 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन टेम्परेचर्स पर, इन गिवन टेम्परेचर्स पर वाटर के लिए वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो 250 डिग्री सेल्सियस को कंसिडर करते हैं हम। 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस पर देखेंगे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। और फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो वेपर के स्टेट में रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट वाटर रीच करता है तो इस बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर जो है वो अपने वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और टेम्परेचर 100 का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट के बराबर तब तक बना रहता है जब तक कि पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यानी कि इस 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर दो स्टेट में रहेगा। एक तो जो वाटर है, क्योंकि अभी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा, दूसरा कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट हो चुका है। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो दोनों स्टेट में रहता है। हमारा वो वेपर के स्टेट में भी रहेगा और वाटर के भी स्टेट में रहेगा। यहाँ दिया हुआ है कि वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, यानी कि आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, या फिर वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है, जब भी चेंज इन स्टेट होता है तो उस चेंज इन स्टेट के केस में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। इसका कारण क्या है, इसका सिंपल सा कारण है कि जब भी स्टेट चेंज होता है तो उस दौरान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने के लिए जो फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स हैं उसे तोड़ना होता है। सपोज कीजिए आपके पास, मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से, ये सॉलिड स्टेट है और इस सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक हैं। अब इसे लिक्विड स्टेट में आने के लिए इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी को बढ़ानी होगी, इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़नी चाहिए।
जब ये पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये पार्टिकल्स के बीच की दूरी कब बढ़ेगी? जब इनके बीच का जो ये फोर्स है, ये पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है जिसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ये फोर्स वीक पड़ जाए, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब ये फोर्स वीक हो जाएंगे, इस फोर्स के वीक होने के लिए क्या ज़रूरी है? फोर्स के वीक होने के लिए ज़रूरी है कि इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़े। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं। तो जब हम हीट देना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आइस है, उससे जब हम हीट देना स्टार्ट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, एक स्टेट आता है, एक टेम्परेचर आता है, एक स्टेट आता है जब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो टेम्परेचर क्या है? वो मेल्टिंग पॉइंट है आइस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये टेम्परेचर आ जाएगा यानी ये मेल्टिंग पॉइंट, तो उस समय ये जो इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है, ये पार्टिकल्स अपने बीच के फोर्स को ओवरकम कर पाएंगे और वे उस पार्टिकल्स उस फोर्स को डिनाई करके, फोर्स को नेगलेक्ट करके वे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। और जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तब now they are converted into next state and the next state is liquid state. So for particles converting from solid state to liquid state, they need to overcome this force of attraction between the particles. तो अब आप बताइए कि ये एक बार जब प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद जो भी हम एक्स्ट्रा हीट देते जाएंगे आफ्टर रीचिंग दिस टेम्परेचर, एक्स्ट्रा हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस विल बी यूज्ड इन ओवरकमिंग द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो सब्सटेंस जो हैं उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज होंगे। 1 मिनट। बच्चों मैं कह रहा था कि ये जो टेम्परेचर आफ्टर हीट जो एक्स्ट्रा हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिपेल करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद आइस को जो भी एक्स्ट्रा हीट दिया जाता है वो टेम्परेचर राइज के रूप में हमें नहीं दिखाई देता, वो थर्मोमीटर उसको शो नहीं करेगा क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब हमारे पास गैसेस हैं, हम लोगों ने ड्राई आइस का नाम सुना है ना, लेकिन यहाँ लिक्विफाई करने की बात है। तो लिक्विफाई करना है, जैसे कि हमारा LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, तो वो एक गैस है लेकिन हम उसे लिक्विड स्टेट में रखते हैं, लिक्विफाई करके रखते हैं। तो यदि किसी गैस को हम लिक्विफाई करना चाहते हैं, लिक्विफाई करने का क्या मतलब है कि गैस है लेकिन उसको लिक्विड स्टेट में रखना, उसे कहते हैं लिक्विफाई करना। तो लिक्विफाई करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि हम उसको अंडर प्रेशर रखें, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रखेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। तो अंडर प्रेशर रखने का क्या फ़ायदा होगा प्रेशर बढ़ाने का, कि पार्टिकल्स जो हैं वो नज़दीक नज़दीक आएंगे, और पार्टिकल्स जब नज़दीक नज़दीक आएंगे तो अपना स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर जाएगा सब्सटेंस, यानी कि गैस से लिक्विड में आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को भी कम करना होगा। टेम्परेचर को भी कम करने से क्या होंगे कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कौन सी एनर्जी कम होगी टेम्परेचर कम करने से? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होने से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने के बजाय एक दूसरे से और क्या होंगे, क्लोजर आएंगे। जब क्लोजर आएंगे तो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो हमारा पर्पस या तो टेम्परेचर कम करने का या प्रेशर बढ़ाने का, दोनों का पर्पस यही है कि पार्टिकल्स एक दूसरे की क्या आए, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज़र आए। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज़र आएंगे तो वो जो स्टेट है
वो लिक्विड गैस से लिक्विड स्टेट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो होते हैं वो सपोज कीजिए कि पार्टिकल्स ये दूर दूर हैं। लिक्विड स्टेट जब होगा तो पार्टिकल्स क्या होंगे, क्लोजर होंगे, इसके कंपैरिजन में क्लोजर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नहीं है बल्कि नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन बॉइलिंग हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो है वो बॉयल होता है। तो बॉयल एक बल्क फिनोमेना है, यानी कि बॉइलिंग जो होता है वो पूरे थ्रू आउट द लिक्विड होता है। उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस जब तक टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा तब तक हमारा बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगा। और जब तक बॉइलिंग होता रहेगा, यानी कि बॉइलिंग में क्या होगा कि वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब तक बॉइलिंग होगा तब तक टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो बॉइलिंग में क्या हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पूरे थ्रू आउट दी लिक्विड होता है, थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड होता है। दूसरी चीज़ कि बॉइलिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उससे नीचे नहीं होता है। तीसरी चीज़ जो है कि बॉइलिंग में टेम्परेचर 100 का 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये 3 चीज़ों को पढ़ा। अब वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने का एक दूसरा प्रोसेस भी है, उस प्रोसेस को कहते हैं हम वेपराइजेशन। एक्चुअल में वेपराइजेशन के 2 टाइप्स हैं, एक बॉइलिंग और दूसरा वेपराइजेशन। लेकिन वेपराइजेशन को 9th क्लास में हम यहाँ एक अलग प्रोसेस के रूप में पढ़ रहे हैं। तो ये वेपराइजेशन का प्रोसेस क्या है? पहली बात कि ये बॉइलिंग से डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा? वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमेना है। वेपराइजेशन सरफेस फिनोमेना है, यानी कि ये लिक्विड के सरफेस पर सिर्फ होता है, पूरे लिक्विड में नहीं होता है। ये सरफेस फिनोमेना, यानी कि यदि एक तालाब का पानी में वेपराइजेशन हो रहा तो सिर्फ सरफेस का जो वाटर है वहाँ पर वेपराइजेशन हो रहा, नीचे नहीं हो रहा है। दूसरा जो चीज़ है कि वेपराइजेशन जो है उसमें टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वो हो सकता है, यानी कि बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पर 0 to 100 डिग्री सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। और जब वेपराइजेशन होगा ना तो टेम्परेचर कोई ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब वेपराइजेशन के प्रोसेस, पहले डेफिनेशन को यहाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे कि क्यों होता है। समझ गए कि क्या है? डेफिनेशन को यहाँ भी देख लेते हैं कि वेपराइजेशन क्या लिखा हुआ है कि वेपराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना in which a liquid changes from a liquid state to vapor state at temperature below its boiling point। यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? सरफेस फिनोमिना, उसके बाद है कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाई डू वेपराइजेशन टेक प्लेस, ये वेपराइजेशन होता क्यों है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor। आपको इसको समझना है कि सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं, सपोज कीजिए कि तालाब है, तालाब के पानी में जो सरफेस पर पार्टिकल्स हैं, उन सरफेस के पार्टिकल्स की एनर्जी और आपको क्या लगता है कि सरफेस के नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी, क्या दोनों सेम है? सरफेस पर पार्टिकल्स जो भी हैं और सरफेस के नीचे जो भी पार्टिकल्स हैं, क्या दोनों
तरह के पार्टिकल्स की एनर्जी सेम है? नो। ऊपर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी से क्या है? मोर है, ज़्यादा है। इनकी एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और साथ में ऊपर वाले पार्टिकल्स नीचे से भी एनर्जी लेते हैं और सराउंडिंग से भी। लेकिन फर्स्ट में स्टार्टिंग के प्रोसेस में वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से एनर्जी वो ले लिए तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी ऊपर की ज़्यादा हो गई, नीचे वाले की काइनेटिक एनर्जी कम है। तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ऊपर वाले पार्टिकल्स की तो वे क्या करेंगे? आपके पास ज़्यादा आ जाएगा रुपया पैसा, आप क्या कीजिएगा? अपने कमज़ोर दोस्तों को छोड़ के भाग जाइएगा। तो उसी तरह से एक ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले ऊपर के पार्टिकल्स लोअर लेस काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स को से रिमूव हुए हो जाते हैं, वे सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर के वे किस फॉर्म में रहेंगे? वाटर वेपर के फॉर्म में, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है और इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वे वेपर स्टेट में होते हैं। तो ये रीज़न है। आपको बात क्लियरली समझ में आ गया? अब दूसरी चीज़ है कि ये जो वेपराइजेशन है, अब हम लोग अगली टॉपिक में समझने की कोशिश करते हैं कि वेपराइजेशन एक कूलिंग इफेक्ट करता है। वेपराइजेशन जो एक कूलिंग इफेक्ट है, यानी कि जब वेपराइजेशन होगा तो जो सरफेस है वो सरफेस भी कूल होगा, जो वाटर है वाटर का सरफेस भी कूल होगा और साथ में सराउंडिंग जो है वो सराउंडिंग भी हमारा कूल होता है। इस चीज़ को अगले स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे जहाँ भी आएगा। या अभी हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग एंड वेपराइजेशन। बॉइलिंग में और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंसेस हैं? मैंने पहले भी कुछ बताया है। वेपराइजेशन स्टार्ट करने से पहले बॉइलिंग को डिफाइन किया था, तो इसके बाद मैंने वेपराइजेशन को डिफाइन किया था। तो या कंपैरिजन को देख सकते हैं, हम देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना का क्या मतलब है बच्चों? बल्क फिनोमेना का मतलब है बड़े स्तर पर बल्क। बड़े स्तर पर मतलब यदि एक बाल्टी दिया हुआ है हमारे पास लिक्विड, तो पूरे लिक्विड में ये बॉइलिंग होगा, यानी कि सरफेस पर भी होगा, बीच में भी होगा, नीचे भी होगा, ऊपर भी होगा, दाएं भी होगा, बाएं भी होगा, सभी तरफ होगा। बल्क फिनोमेना है, बड़े स्तर पर फिनोमेना है। थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ये फिनोमेना होगा बॉइलिंग। लेकिन वेपराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज अ बल्क फिनोमेना, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। तो वेपराइजेशन सरफेस पर ही होगा सिर्फ। क्यों सरफेस पर होगा सिर्फ? क्योंकि वेपराइजेशन होने के लिए सरफेस के पार्टिकल्स को बाकी लोअर सरफेस टू बिलो सरफेस के पार्टिकल से डिटैच होना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है। उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वे सेपरेट हो जाते हैं। तो सरफेस फिनोमेना है। सेकेंड पॉइंट जो है डिफरेंस, कि बॉइलिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पर होगा बच्चों? वेपराइजेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट 0 to 100, एनी टेम्परेचर। क्यों बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऐसा क्यों कहा जा रहा? आफ्टर इट्स बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि एक बार जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया बच्चों, तो आपको पता है कि फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि बॉइलिंग हैज़ नो कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट क्या है? वेपराइजेशन हैज़ कूलिंग इफेक्ट ऑन इट्स सराउंडिंग एंड ऑल्सो ऑन इट्स सरफेस। कूलिंग इफेक्ट का मतलब है कि बॉइलिंग जब वेपराइजेशन जब होगा तो सरफेस ठंडा हो जाएगा, सरफेस कूल हो जाएगा और सराउंडिंग भी कूल हो जाएगा। एक वेपराइजेशन का कूलिंग इफेक्ट दोनों जगह दिखता है, अपने सराउंडिंग पर भी दिखता है और सरफेस पर भी दिखता है। यानी कि तालाब का पानी वेपराइजेशन हो रहा तो तालाब का सरफेस जो है वो ठंडा होगा और साथ में उसके ऊपर की हवा भी ठंडी होगी। वेपराइजेशन में कूलिंग इफेक्ट दोनों जगह पर दिखाई देता है। लेकिन इसका रीज़न मैं बताऊंगा अगले स्लाइड्स में, आगे आने वाले स्लाइड्स में मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बॉइलिंग कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करता है।
क्योंकि इसमें बॉइलिंग में पूरे वॉल्यूम लिक्विड के पूरे वॉल्यूम का हम देखेंगे लिक्विड के पूरे वॉल्यूम का टेम्परेचर सेम रहता है। वो क्या रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब पूरे वॉल्यूम का टेम्परेचर हमारे पास सेम रहता है बच्चों, तब फिर वो एक पार्ट दूसरे से ऊपर का पार्ट बाकी से सेपरेट नहीं होगा। जब ऊपर का पार्ट बाकी से सेपरेट नहीं होगा, जैसे हमारा केस होता है वेपराइजेशन में, ये सपोज कीजिए कि ये ऊपर का पार्ट जब सेपरेट होता है तो नीचे के पार्ट से वो एक बार सपोज कीजिए सेपरेट हो गया। मैं आपको समझा ही देता हूँ कि क्यों वेपराइजेशन कूलिंग इफेक्ट करता है। ये ऊपर का पार्ट फर्स्ट में क्या करेगा, 3 स्टेज में होंगे। फर्स्ट स्टेज में होंगे कि ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे। सराउंडिंग से ये एनर्जी गेन किए, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके इनकी एनर्जी बढ़ गई। इसके बाद ये दोनों की एनर्जी का डिफरेंस हो गया, तो ये पार्टिकल्स डिटैच हो गए, सेपरेट हो गए, वाटर वेपर बन गए। अब फिर जो उसके बाद के जो पार्टिकल्स होंगे, उसके बाद जो यहाँ के पार्टिकल्स होंगे जो कि ऊपर आ जाएंगे, वे पार्टिकल्स क्या करेंगे कि उन पार्टिकल्स को भी गेन करना है एनर्जी सेपरेट होने के लिए। तो वो पार्टिकल्स, अब सेकेंड स्टेज के पार्टिकल्स 2 तरह से एनर्जी गेन करेंगे। एक तो सराउंडिंग से जो गेन करने का प्रोसेस है वो करेंगे ही, लेकिन जो बाकी नीचे के पार्टिकल्स हैं उनसे भी ये एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से जब एनर्जी गेन करेंगे तो जहाँ से एनर्जी गेन किया जाएगा वो तो सरफेस कूल होगा ही। सराउंडिंग से एनर्जी गेन हो रही है तो सराउंडिंग कूल होगा। बिलो पार्टिकल्स से एनर्जी गेन हो रही है, इसलिए बिलो पार्टिकल्स बिलो सरफेस भी कूल होगा। तो कूलिंग इफेक्ट दोनों जगह पर शो होता है। लेकिन बच्चों बॉयलिंग में हमारा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बॉयलिंग में क्या होता है कि पूरे लिक्विड के वॉल्यूम में टेम्परेचर सेम रहता है, सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर सेम रहता है, और पूरे लिक्विड से पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे से डिटैच होते हैं, इसमें भी श्योरली डिटैच होते हैं, लेकिन ये डिटैच होने का प्रोसेस जो है सरफेस फिनोमेना नहीं है और टेम्परेचर अलग रहने का नहीं है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स नेचुरली वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस टेम्परेचर पर वो पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच का फोर्स कमज़ोर होने लगता है और फोर्स स्पेस बढ़ जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है और वे कन्वर्ट होते हैं। जबकि वेपराइजेशन में जो है, वेपराइजेशन में है कि एनर्जी डिफरेंस के कारण डिटैच होते हैं और इसलिए वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ एनर्जी डिफरेंस का रीज़न है और यहाँ ऐसा रीज़न नहीं है। चलिए, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कूलिंग इफेक्ट शो नहीं करेंगे ड्यू टू सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द वॉल्यूम, और कहीं से ये एनर्जी गेन नहीं करते हैं पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये हमने देख लिया। इसके बाद फैक्टर्स हैं हमारे पास कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन का रेट है, स्लो हो सकता है वेपराइजेशन, फास्ट हो सकता है वेपराइजेशन। तो ये कौन कौन से ऐसे कारक होंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि रेट ऑफ वेपराइजेशन को अफेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ऐसे 4 कारक हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों इंक्रीज करता है, बढ़ता है कब, जब हमारा सरफेस एरिया बढ़ता है तब। ये फर्स्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। यानी कि सरफेस एरिया यदि बढ़ा रहेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया मान लीजिए कि इतना है, कम है, सरफेस एरिया बड़ा है, यहाँ पर कम पार्टिकल्स है ना। कम सरफेस एरिया का मतलब कम पार्टिकल्स, ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स। तो ये ज़्यादा पार्टिकल्स सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहे हैं ना, सराउंडिंग से एनर्जी ज़्यादा पार्टिकल्स गेन कर रहे हैं, यहाँ सराउंडिंग से एनर्जी कम पार्टिकल्स गेन कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो वेपराइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, यहाँ कम पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे। तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा
उतना ही ज़्यादा वेपराइजेशन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तेज़ी से होगा वेपराइजेशन। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है, सेकेंड फैक्टर वो है ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को पहले समझते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है। कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब एयर में ये वेपर के पार्टिकल्स, पहले भी तो वेपर हैं यार, ऐसे थोड़ी है कि बस जो वेपराइजेशन के द्वारा या बॉइलिंग के द्वारा वेपर अभी हमारे प्रोसेस में जो जा रहा वही वेपर है। एयर में तो पहले से वेपर मौजूद हैं, पहले से वाटर पार्टिकल्स मौजूद हैं वेपर के फॉर्म में। तो किसी भी एयर के वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है वो उसका ह्यूमिडिटी कहलाता है, मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं। तो यानी कि यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स हैं, और ह्यूमिडिटी कम है तो कम वाटर पार्टिकल्स हैं। अब रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज करता है विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के घटने से, ह्यूमिडिटी के घटने से क्या होगा? ह्यूमिडिटी के घटने से होगा कि वाटर पार्टिकल्स जो एयर में हैं, जो वेपर के फॉर्म में वाटर पार्टिकल्स जो एयर में हैं, तो उस केस में वाटर पार्टिकल्स कम है। ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब है कि वो ड्राई एयर है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि वो वेट एयर है। तो ड्राई एयर है, ह्यूमिडिटी कम है, वाटर पार्टिकल्स, वेपर पार्टिकल्स कम है। तो जब वाटर पार्टिकल्स सराउंडिंग में कम होंगे तो जिस सरफेस पर वेपराइजेशन होगा, मान लीजिए हमारा कपड़ा सूख रहा है, तो हमारा जो कपड़ा सूख रहा है हम देख सकते हैं, हम एक फिगर में, हमारे पास एक फिगर है, वो पीछे वाले बैक साइड में था, पता नहीं, आते हैं, कोई बात नहीं। तो वो कपड़े के सूखने का जो रेट होगा वो रेट हमारा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स कपड़े से निकल करके सराउंडिंग में जा सकेंगे, क्योंकि एक कंसंट्रेशन फैक्टर होता है कि कंसंट्रेशन हमारा सरफेस पे ज़्यादा है, कपड़े में वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं और सराउंडिंग में वाटर पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन कम है। हम जानते हैं कि कहाँ से कहाँ मूव करता है कोई भी सब्सटेंस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमारा जो कपड़े का सरफेस है वहाँ से वो सराउंडिंग में जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में कम है, कपड़े में ज़्यादा है। तो हम लोगों ने जाना कि विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेस। विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी रेट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीजेस। नेक्स्ट हमारा जो है उसको हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो है तीसरा फैक्टर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से किस तरह से इफेक्ट होगा? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि जो हम हीट दे रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी, इनफ काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा थोड़ी है कि दो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा यदि हीट देंगे तो वो और अपने में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को ला पाएगा, और पार्टिकल्स और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और मोर एंड मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी एंड दे कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड से हमारा किस तरह से अफेक्टेड होगा हम देख सकते हैं कि जब विंड स्पीड बढ़ेगा हवा तेज़ बहेगी। तो तेज़ हवा क्या करेगी? मान लीजिए आपका कपड़ा सूख रहा है और उस समय हवा भी बह रही है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। ऐसा इसलिए कि कपड़े से जो वेपर निकल कर उसके नज़दीक के सराउंडिंग में आया, नज़दीक के एयर में आया, अब वो एयर वाटर वेपर जो कपड़े से निकला वो वहीं रह जाए तो फिर बाहर का जो कंसंट्रेशन है, ह्यूमिडिटी है, वो बढ़ गया, और ह्यूमिडिटी हमारा बढ़ जाता है तो जानते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? घट जाता है। तो उस वाटर पार्टिकल्स जो वेपर पार्टिकल्स कपड़े के सराउंडिंग में हैं उसको ज़रूरत है हटाने की। हवा क्या करेगा? अपने साथ उसको बहा कर ले जाएगा, हटा कर ले जाएगा, रिमूव अवे कर देगा।
तो वाटर पार्टिकल्स, वेपर पार्टिकल्स जब रिमूव्ड अवे हो जाएंगे तो सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। ह्यूमिडिटी जैसे ही घटेगी तो वेपराइजेशन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड आवर वेपराइजेशन रेट इंक्रीजेस। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। अब हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी मैं आपको इस टॉपिक पर हल्का फुल्का बता चुका हूँ 2-3 स्लाइड पहले। इसमें है कि हाउ डू इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवापोरेशन जो है वो कूलिंग कैसे करता है। हमने पढ़ा इवापोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन इट्स सरफेस एंड ऑन इट्स सराउंडिंग। ये कुल 2 चीज़ों को करता है भाई। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये 2 चीज़ों को कूल करता है। एकदम कूल है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, पाउडर की तरह गर्मी में लगाना चाहिए खूब। कूलिंग इफेक्ट करता है। तो कैसे कूलिंग इफेक्ट करता है? आपका गर्मी में पसीना आता है, पसीना आता है, वो इवापोरेशन है ना। तो जितना पसीना आता है उतना आपको ठंडा लगता है। पसीना आता है, ठंडा लगता है, पसीना आता है, ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इवापोरेशन बच्चों कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो कूलिंग ठंडा हमें क्यों लगता है? हमें इसलिए ठंडा लगता है कि कूलिंग हमारे सरफेस पे हो रहा है ना, हमारे बॉडी के सरफेस पे हो रहा है ना। तो जिस सरफेस पर होता है उसको कूल करता है, लेकिन जिस सराउंडिंग में होगा यानी हमारे नज़दीक की हवा वो भी गर्म होती है। अब नज़दीक का सराउंडिंग को गर्म होने का आप समझ लीजिए। आप रूम में क्या करते हैं गर्मी के दिनों में? आप रूम को धोते हैं। क्यों धोते हैं रूम को? तो रूम को धोने का 2 पर्पस है। पहला कि जो सरफेस है वो कूल होगा, दूसरा कि सराउंडिंग एयर भी कूल होगा। क्योंकि वेपराइजेशन होने के लिए पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं। वो एनर्जी गेन करते हैं दोनों जगह से। वो फर्स्ट में तो वो एनर्जी गेन करेंगे, जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट में एनर्जी गेन करेंगे सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे। और उनकी एनर्जी बिलो पार्टिकल्स की एनर्जी से, देखिए ऊपर वाले पार्टिकल्स की एनर्जी बिलो वाले पार्टिकल्स की एनर्जी से ज़्यादा है। इनकी मोर एनर्जी है, लेस एनर्जी। तो वे पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी होगा सरफेस के पार्टिकल्स का, तो वे डिटैच हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे? सराउंडिंग में। तो चूँकि सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर रहे हैं ना भाई, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं? वो कूल होगा कि नहीं? बिल्कुल कूल होगा। लेकिन एक बार जब ये सरफेस के पार्टिकल सेपरेट हो गए तब दूसरा लेयर सामने आ गया, दूसरा लेयर अपना सर पिटाने आ गया सामने। तो उस दूसरे लेयर के साथ क्या होगा? दूसरा लेयर को भी अपना एनर्जी गेन करना है, क्योंकि उसको भी वेपराइजेशन का मज़ा लेना है। तो दूसरा लेयर का क्या होगा कि वो अब एनर्जी भाई 2 तरह से लेगा। वो सराउंडिंग से भी लेगा और वो नीचे से भी लेगा। सराउंडिंग से भी एनर्जी लेगा और अपने बिलो सरफेस पार्टिकल्स से भी लेगा, क्योंकि बिलो सरफेस पार्टिकल्स का एनर्जी अब ज़्यादा है। ये मोर एनर्जी वाले पार्टिकल्स भाग गए ना भाई, तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है? वो कम है। इसका ज़्यादा था, इसका कम था ना। तो नीचे वाले पार्टिकल्स की, ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स की, इसकी एनर्जी कम है और बिलो वाले की एनर्जी अभी भी ज़्यादा है। आप अच्छी तरह समझ लीजिए इस चीज़ को, किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ? सरफेस के पार्टिकल सराउंडिंग से लिए एनर्जी लेकर इनकी एनर्जी बढ़ गई सरफेस पार्टिकल्स की, और नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी अभी क्या है? कम है। तो ये सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हो गए तो नीचे का लेयर आया। अब जो नीचे का लेयर आया तो वो नीचे के लेयर के जो ऊपर सरफेस बना, इनकी एनर्जी क्या है? कम है। और यहाँ नीचे वाले लेयर की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी लेकर के जस्ट पार हुए हैं। तो अब ये क्या करेंगे कि ये एनर्जी 2 तरह से गेन करेंगे, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इसलिए कूलिंग इफेक्ट बाहर को भी शो करेंगे, सराउंडिंग को भी और नीचे को भी। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। एक हॉट ड्राई डे में डेजर्ट कूलर जो है वो बेटर कूल करता है।
ये क्वेश्चन है हमारा। एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे हम देख रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, हम इन चीज़ों को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के बाद का। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कूलर जो है वो हॉट ड्राई डे में बेटर कूल करता है। यहाँ पर जो लिखा है पहले उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड इट इज़ लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे विच इनेबल्स बेटर वेपराइजेशन, better evaporation vaporization both are same thing. High levels of this evaporation provides better cooling effect. एक्चुअली मैंने कहता है ना कि वेपराइजेशन के दो हैं टाइप्स, एक बॉइलिंग और दूसरा इवापोरेशन। देखिए हॉट ड्राई डे का मतलब क्या है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और ड्राई है मतलब कि ह्यूमिडिटी भी कम है। तो आपको पता है ना कि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कूलिंग का रेट क्या होगा, ये वेपराइजेशन का, इवापोरेशन का रेट क्या होगा बच्चों? इवापोरेशन का रेट क्या होगा? इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा, तो हॉट डे तो ज़्यादा टेम्परेचर है तो ज़्यादा होगा कूलिंग इवापोरेशन। दूसरा कि ये ड्राई है यानी कि ह्यूमिडिटी कम है। अभी हमने पढ़ा था फैक्टर्स में कि लेस ह्यूमिडिटी यानी कि मोर इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो हॉट और ड्राई ये दोनों फैक्टर जो हैं इवापोरेशन का रेट को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। इवापोरेशन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा, इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। यानी कि इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो जो डेजर्ट का काम क्या है भाई? डेजर्ट का काम क्या है? डेजर्ट के काम है कूल करना ना, इवापोरेशन के द्वारा कूल करना ना। तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो डेजर्ट कूलर ज़्यादा कूल करेगा। ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है इसमें। नेक्स्ट है कि हाउ डज द वाटर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। अब गर्मी में घड़ा में पानी रखते हैं, ये क्वेश्चन है। अरे भाई ठीक है, फ्रिज में पानी ठंडा रखता है, हम घड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो घड़ा में पानी रखते हैं। अब अर्थन पॉट घड़ा में पानी रखते हैं तो क्यों ठंडा हो जाता है समर में? देखिए भाई घड़ा है तो घड़ा में हमारे, अब घड़ा में बना रहा हूँ, आप लोग को हंसना नहीं है इसमें, ये घड़ा है। अब इस घड़े में तो जो अर्थन पॉट है मिट्टी का बना हुआ है तो इसमें छिद्र होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए भाइयों बहनों, होते हैं या नहीं होते हैं छिद्र? तो छिद्र इसमें होते हैं। तो ये जो छिद्र हैं ये क्या करेंगे कि अंदर के पानी को घड़े में रखे, अंदर के पानी वो छिद्र द्वारा होते हुए, पोर्स के द्वारा होते हुए बाहर के सरफेस पर आएंगे। यहाँ बाहर के सरफेस पर वो पानी आ सकते हैं ना, बाहर के सरफेस पर वो पानी आएंगे। तो बाहर के सरफेस पर जब वो पानी आएंगे, आपको मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ एक बार। ये बाहर के सरफेस पर जो ये पानी आएंगे तो अब ये पानी टेम्परेचर इनको गेन कर